नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। राजपूत मुस्लिम संघर्ष हम पढ़ रहे थे और उसमें हमने पहले चौहान और दिल्ली सल्तनत के साथ जो संघर्ष हुआ वो देखा। उसके बाद हमने गुहिल शासकों का दिल्ली सल्तनत से और मुग़ल वंश से जो संघर्ष हुआ वो देखा, जिसमें हमने पृथ्वीराज चौहान, हम्मीरदेव चौहान, कानड़देव चौहान, 3 तो चौहान शासक देखे। उसके अलावा 3 ही गुहिल शासक देख लिए थे, जिसमें रावल रतन सिंह देख लिया था, सांगा देख लिया था और वीर शिरोमणि स्वाभिमानी शासक, देश प्रेमी शासक महाराणा प्रताप को पिछली क्लास में और बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से और फुल डिटेल में हमने पढ़ा। विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप का जो मुग़लों से जो संघर्ष हुआ, वहाँ से यदि कोई सवाल बनता है तो मेरा मानना ये है कि अपनी क्लास से बाहर नहीं जाएगा, और यदि गलती से भी अपनी क्लास से बाहर आरपीएससी ने दे दिया तो ये यकीन मानना कि फिर उसे राजस्थान का शायद ही कोई स्टूडेंट कर पाए। याद करके तो नहीं कर पाएगा, तुक्का लगा के वो कर सकता है। इतना डिटेल में हमने पढ़ा है, इसलिए आप निश्चिंत होके और चीज़ों को अच्छे से रट्टा मारना, समझना, पूरी कहानी को समझना, फिर एक एक फैक्ट को रटना, क्योंकि राजपूताने में और राजस्थान का जो इतिहास पूछा जाता है ना, वो आरपीएससी का ये ट्रेंड रहा है कि वो फैक्चुअल ज़्यादा पूछती है, 1 लाइनर पूछती है ना, और 4-4 लाइनें दे के भी पूछती है तो भी उसमें फैक्ट ज़्यादा रहते हैं, है ना। तो आप अच्छे से पढ़ना। और अब हम शुरुआत करते हैं आज से मालदेव की, और जो शेरशाह सूरी के साथ संघर्ष हुआ था वो हम पढ़ेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है, और जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि वो प्रारंभिक क्लासों को देखते हुए यहाँ तक आएँ, ताकि आपको पूरा इतिहास जो है एक क्रमबद्ध तरीके से और बेहतरीन तरीके से समझ में आ सके, और आप जो है अपने वर्तमान ज्ञान में वृद्धि करते हुए और अपनी एग्ज़ाम को अच्छे से पास कर सकें, एक जॉब पा सकें और अपने जीवन को बेहतर और सुगम सफल बना सकें। ठीक है, तो ज़रूर पुरानी क्लासों को देखना। ठीक है, तो विद्यार्थियों आइए मैं सीधा हेडिंग डाल देता हूँ और आते हैं सीधे टॉपिक पे। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये भी। ठीक है, तो देखिए, मालदेव व शेरशाह सूरी। गजब का है ये टॉपिक। विद्यार्थियों, मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगा कि ये शेरशाह सूरी कौन था और मालदेव कौन था। मालदेव तो विद्यार्थियों जो था, मैंने आपको करवाया है पहले। ये था बीकानेर, सॉरी, जोधपुर का शासक था, है ना, जोधपुर का राठौड़ शासक, है ना, जोधपुर का राठौड़ शासक था। और शेरशाह सूरी अफगान था, ये, है ना, अफगान शासक था, जो कि इस समय दिल्ली का शासक था, है ना। अफगान शासक तो हम नहीं कहेंगे, अफगान निवासी था, है ना, एक अफगान था। अफगान निवासी भी नहीं कहेंगे, भारत में रह रहा था बहुत दिनों से, तो ये अफगान था, है ना। एक तरीके से इसको पठान बोल सकते हैं, पठान था, अफगान था, है ना, अफगान से आया था। दरअसल आपको पता होगा विद्यार्थियों, इब्राहिम लोदी जब अपने आप को बादशाह घोषित कर चुका था, मतलब बादशाह की हैसियत से वो रहने लगा, चूँकि अफगान जो थे वो एकदम समानों में प्रथम के रूप में बादशाह को मानते थे। जैसा कि बहलोल लोदी बैठता था एकदम ज़मीन पे, एकदम फर्श बिछाई, और सारे के सारे लोग वहीं बैठते थे। बादशाह भी वहीं बैठता था तो उसके सामंत भी वहीं बैठते थे, तो उसके जो मंत्री थे, दरबारी थे, सब वहीं बैठते थे। मैंने आपको पहले बताया है। लेकिन इब्राहिम लोदी ने क्या किया था कि अपने आप को बादशाह मानते हुए और अन्य लोगों को नीचे बिठाया, और वो खुद एक ऊंचे सिंहासन पर बैठने लगा, है ना। कोई भी दरबार में आता उसको सलाम करना, और ये मतलब कहने का मतलब अपने आप को एक बादशाह की तरह मानने लगा था। इसकी वजह से क्या हुआ, इब्राहिम लोदी के जो पड़ोसी थे, जो भाई बंधु थे, वो नाराज हो गए थे और वो चले गए थे कहाँ, बाबर को बुलाने, कि बाबर आप आओ और इब्राहिम लोदी को पराजित करो और आप चले जाओ। बाबर आया, इब्राहिम लोदी को पराजित भी किया, लेकिन बाबर गया नहीं, यहीं रह गया। तो वादे के मुताबिक बाबर को वापस जाना था, लेकिन बाबर वादे से मुकर गया। इसलिए अफगान मुगलों से चिढ़ गए और मुगलों के खिलाफ लगातार लड़ रहे थे,
और मुगलों से लड़ने के लिए वो बाबा अफगान थे सांगा के पास चले गए। सांगा का बाबर से संघर्ष हुआ खानवा में और सांगा भी पराजित हुआ। तो अफगान जो है आज भी लड़ रहे, उस समय भी लड़ रहे थे सांगा के पराजित होने के बाद भी, और लगातार मुगलों से लड़ रहे थे। लेकिन चूंकि बाबर 1530 में डेथ हो गई, बाबर के बाद हुमायूं शासक आया और फिर हुमायूं के साथ भी और उन अफगानों का संघर्ष होता रहा। उन अफगानों में एक बंदा ये शेर खां भी था, इसका नाम शेर खां था, है ना, जौना खां भी इसको बोलते हैं। शेर खां था, शेर खां बाद में इसको शेर शाह की उपाधि मिली, है ना। जौना खां नहीं, ये फरीद खां था इसका मूल नाम, है ना, फरीद खां भी था। तो इसने क्या किया, हुमायूं को 1539 और 1540 दो युद्धों में पराजित किया। एक तो है चौसा का युद्ध और एक है बिलग्राम का युद्ध, है ना। दो युद्धों में पराजित किया हुमायूं को शेरशाह सूरी ने, और हुमायूं पराजित होकर चला गया ईरान और शेरशाह सूरी बन गया दिल्ली का शासक, है ना। तो इस प्रकार दिल्ली का शासक था, 1540 में बना था। और इधर राठौड़ शासक जोधपुर में मालदेव था, ठीक है। अब जब शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित करके भगा दिया, तो शेरशाह सूरी, देखो किस प्रकार से घटना घटित होती है, मैं हल्का सा समझाने का प्रयास करूं विद्यार्थियों। ये मान लो भारत है हमारा, और ये यहाँ पे हमारा राजपूताना है, ठीक है। और क्या नाम से ये दिल्ली हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे शासन करता था हुमायूं, हुमायूं शासन कर रहा था। शेरशाह सूरी का कहीं शासन नहीं था, ये तो अफगान था, भटक रहा था बस, है ना। अब यहाँ पे मान लो, यहाँ पे शासन कौन कर रहा है, ये मालदेव शासन कर रहा है यहाँ पे, है ना, मालदेव शासन कर रहा है। और इधर ये अफगान और ईरान वाला क्षेत्र है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से हुमायूं को जब शेरशाह सूरी ने पराजित किया चौसा और बिलग्राम के युद्ध में, चौसा और बिलग्राम के युद्ध में, तो हुमायूं जाने लगा कहाँ, ईरान। ईरान जा रहा था तो बीच में यहाँ पे रास्ता, मतलब यहाँ पे आया जोधपुर में, वो कुछ देर रुका फलौदी में, फलौदी नामक, फलौदी में भी एक स्थान है जोगी तीर्थ, वहाँ पे रुका कौन, हुमायूं। और मालदेव से इसने संपर्क करने का प्रयास किया। मालदेव ने ये कहा कि हुमायूं तू मेरे पास आ जा, अपन दोनों मिलकर इस शेरशाह सूरी को भगा देंगे और मैं तेरे को राज्य वापस दिला दूंगा। लेकिन हुमायूं जो है इस मालदेव की बात में नहीं आया, क्योंकि हुमायूं जब यहाँ आया उसी समय मालदेव के पास इस शेरशाह सूरी के दूत भी यहाँ पर आए थे। यह जानने के लिए आए थे शेरशाह सूरी के दूत कि मालदेव हुमायूं को सहायता तो नहीं दे रहा है कहीं। लेकिन हुमायूं ने उन दूतों को देखकर हुमायूं को ये लगा कि मालदेव शेरशाह सूरी से मिला हुआ है और मुझे इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हुमायूं बिना मालदेव पर विश्वास किए ईरान के पास चला, ईरान के शाह के पास चला गया। लेकिन उसी समय जब शेरशाह सूरी के दूत यहाँ आए तो शेरशाह सूरी, इन दूतों को भी हुमायूं के दूत यहाँ मिले, तो उनको ये लगा कि मालदेव हुमायूं की सहायता कर रहा है। तो इस संदेह के खातिर शेरशाह सूरी ने मालदेव पर आक्रमण किया कि उसके दुश्मन को, यानी कि हुमायूं को मालदेव ने शरण देना चाहा। इस वजह से मालदेव पर आक्रमण किया शेरशाह सूरी ने। एक कारण तो ये, दूसरा कारण ये कि शेरशाह सूरी भी ये नहीं चाहता था कि उसका कोई पड़ोसी शासक शक्तिशाली हो, और चूंकि मालदेव 52 युद्धों का विजेता कहलाता है, हसमत वाला शासक इसको कहा जाता है, तो इस वजह से भी शेरशाह सूरी ने मालदेव पर आक्रमण किया। और चूंकि मालदेव भी महत्वाकांक्षी था, शेरशाह सूरी भी महत्वाकांक्षी था, दोनों ही और अपने साम्राज्य का विस्तार चाहते थे। इस कारण से शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में संघर्ष होता है। ये पूरी कहानी आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से दिल्ली में शेरशाह सूरी शासक बना और यहाँ पे तो ये मालदेव था ही। आपको पता होगा खानवा के युद्ध में भी मालदेव ने राणा सांगा के पक्ष से और युद्ध में भाग लिया था, 4000 सेना लेकर आया था। राव गांगा ने मालदेव को भेजा था, मैंने आपको लिखाया है वहाँ पे, है ना। तो ये सारी बातें थी विद्यार्थियों। अब मैं इसको पूरा कहानी फॉर्मेट में, मतलब मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में क्या कहानी घटित होती है उसको मैं लिखना चाहूँगा। ये तो मैंने एक पृष्ठभूमि तैयार की थी, पृष्ठभूमि बताई थी कि ये जो इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, कैसे, क्यों, ये कहाँ से आए, इस प्रकार से मैंने इसको बताना चाहा है। चूँकि हमने राजवंश नहीं पढ़े हैं, पहले मैं ये टॉपिक लेके आ गया। यदि राजवंश पढ़ते तो पूरी कहानी में पढ़ा था आपको कि कैसे मालदेव कौन था, इसके पूरा वंश कौन था, कब इनके वंश की स्थापना हुई,
वो सारी कहानी मैं बताता। शेरशाह सूरी को भी मैं पूरा डिटेल से बताता, इसका जन्म कहाँ हुआ, कहाँ शिक्षा पाई, किस प्रकार से ये है जो संघर्ष करते करते यहाँ पे पहुँचा, है ना। उसको हम मध्यकाल में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन वहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच की कहानी सुने आप। देखो विद्यार्थियों, हुआ ये था कि 1540 में और शेरशाह जो है दिल्ली का शासक बन गया, ठीक है। इधर मालदेव भी करीब जोधपुर का शासक बन गया था, समथिंग 32 के समथिंग, है ना। 1500 जो है 32 के समथिंग ये शासक बन गया था, जितना मुझे याद आ रहा है, 32 के समथिंग बना था। उसके बाद हुआ यूं कि दोनों ही कारण मैंने बता दिए आपको, कारण क्या रहे थे, ठीक है। तो इन कारणों के चलते और शेरशाह सूरी जो है मालदेव पर आक्रमण करने के लिए सेना लेकर आता है। और सेना लेकर आता है तो विद्यार्थियों, ये दिल्ली से सेना सीधी नहीं लेके जाता। यहाँ दिल्ली है मान लो, तो दिल्ली से ये अजमेर होते हुए और नागौर होते हुए सीधा जोधपुर पे आक्रमण नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे मान लो दिल्ली है तो, और यहाँ पे राजपूताना की सीमा स्टार्ट हो जाती है। मान लो ये राजपूताना है, तो यहाँ से जाएगा तो ये यहाँ पे जयपुर, फिर जो है यहाँ पे बीच में नागौर पड़ेगा, ये अजमेर पड़ेगा, और फिर यहाँ पे जोधपुर पड़ेगा, है ना। तो जोधपुर का शासक ये था ही। तो ये जो था शेरशाह सूरी, वो सीधा यहाँ होके जोधपुर नहीं गया, क्योंकि इसे पता है कि इधर से जाने में नागौर का किला, अजमेर का किला, और यहाँ पे जो है सोजत यहाँ पड़ता है, सोजत पाली में पड़ता है, सोजत का किला, ये मजबूत किले थे। और यहाँ पे मालदेव की जो सैनिक चौकियाँ थी वो मजबूत थी। इसलिए शेरशाह सूरी बड़ा ही दूरदर्शी शासक था, और वो सीधा न जाकर ये पहले गया उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी गया, और फतेहपुर सीकरी से ये उत्तरी राजस्थान से प्रवेश करता है, इधर डीडवाना से होते हुए ना, जो कि रेत पड़ती थी यहाँ पे, और उधर से प्रवेश करता है यहाँ जोधपुर पे आक्रमण करने के लिए। और एक अजमेर से 80 मील दूर एक स्थान था बाबरा नामक स्थान, वहां पे अपना पड़ाव डालता है बाबरा नामक स्थान पर। और उधर मालदेव को भी पता लगा, मालदेव का एक वीर सेनापति था कूपा नामक, जैता और कूपा दो सेनानायक थे, उनके माध्यम से संभवतः कूपा के माध्यम से, और मालदेव को पहली बार पता चला कि शेरशाह सूरी मालदेव पर आक्रमण करने आ गया है, 80,000 की सेना लेकर आ गया है। मालदेव को जब ये पता चला कि 80,000 की सेना लेकर और शेरशाह सूरी आ गया है, तो मालदेव भी कुछ कम नहीं था, उसने भी अपनी सेना सजाई, और वो भी जो है गिरी नामक स्थान पर वो पहुंच जाता है। गिरी सुमेल, ये जैतारण पाली, इसको जैतारण का युद्ध भी बोलते हैं, पाली में ये स्थान पड़ता है ना। तो वो भी यहाँ पे जो है सेना लेकर और गिरी नामक स्थान पे अपना पड़ाव डाल देता है। कौन? मालदेव भी। अब मालदेव और शेरशाह सूरी दोनों ही एक दूसरे के आक्रमण की प्रतीक्षा करते हैं कि पहले आक्रमण कौन करे, ठीक है। तो इस प्रकार से दोनों आक्रमण की प्रतीक्षा में थे। 1 महीना गुजर गया, लेकिन दोनों पक्ष से कोई आक्रमण नहीं हुआ। इस स्थिति में चूंकि शेरशाह तो बाहर से आया था, मालदेव के लिए तो अपने ही राज्य में डेरा था, तो अपने ही राज्य में खाने पीने की सामग्री की इसको कोई कमी नहीं थी मालदेव को। क्योंकि इतनी विशाल सेना, 80,000 की सेना लेकर शेरशाह सूरी आया है, तो 80,000 की सेना का आप स्वयं अनुमान लगाइए कि खाने बनाने की व्यवस्था कैसे होती होगी। इतना विशाल लंगर कैसे खाना तैयार होता होगा 80,000 सैनिकों का। हमारे जो हम शादी विवाह करते हैं उसमें मुश्किल से 1500-2000 लोगों का खाना बनता है, जिसमें हालत ख़राब हो जाती है बेचारे की, शादी करने वाले की। शादी जो करता है ना उसकी हालत ख़राब हो जाती है। 2000 लोगों का खाना नहीं बन पाता, 1 टाइम 2 टाइम का। अब 80,000 सैनिकों का 1-1 महीने का खाना आप अंदाज़ा लगाइए कैसे वो बनाते होंगे, कितना विशाल वो बर्तन रखते होंगे, या अलग अलग खाना पकता होगा, कहाँ से व्यवस्था करते होंगे, तेल मिर्च नमक मसाला, दूसरे देश में जाके, और वो भी वहाँ जहाँ पे हमने युद्ध का पहरा लगा रखा हो, युद्ध के लिए घेरा डाल रखा हो, सब हथियार लेके घूमते हों, हमेशा दिन में रात में चौकन्ने सोते हों कि क्या पता कब सामने वाले का आक्रमण हो जाए। ऐसी स्थिति में इतना समय गुजारना कितना मुश्किल था। लेकिन शेरशाह सूरी ने सोचा ऐसे पार नहीं पड़ने वाली। महीना गुजर गया, अपना जो रसद सामग्री है, खाद्यान्न है, वो भी खत्म होने को है।
तो फिर शेरशाह सूरी ने एक चाल चली और कहते हैं कि जो मालदीव के जो सेनापति थे जैताब और कूपा, उन दोनों के शिविर में और शेरशाह सूरी ने 2 पत्र भिजवाए और उन पत्रों में ये लिखा था कि जो जैता और कूपा हैं वो मालदेव को पकड़कर और शेरशाह सूरी को सौंप देंगे, उसके बदले शेरशाह सूरी जैता और कूपा को 20-20 हज़ार रुपए देगा। कुछ इस प्रकार के पत्र लिखे, है ना। और उन पत्रों को शेरशाह सूरी ने क्या किया, जो मालदेव का वकील था संयोगवश उसको पकड़ा दिया, उन पत्रों को मालदेव के वकील को पकड़ा दिया। अब मालदेव के वकील ने उन पत्रों को मालदेव को सौंप दिया। अब मालदेव ने जाके उस पत्र को पढ़ा तो उसको पता चला कि मेरे सेनापति तो बिक चुके हैं, क्योंकि उसमें 20-20 हज़ार रुपये देने की बात भी लिखी थी कि हम आपको 20-20 हज़ार रुपये दे देंगे। शेरशाह सूरी ने ये कहा जैता और कूपा से, जबकि वास्तव में ये मनगढ़ंत कहानी थी, है ना। इस प्रकार से मालदेव को जैता और कूपा के ऊपर से विश्वास ही उठ गया। उसने सोचा कि अपने सेनापति बिक चुके हैं और यदि हम युद्ध करेंगे तो संभव है कि जैता और कूपा मुझे पकड़ के शेरशाह सूरी को सौंप देंगे और जोधपुर पर शेरशाह सूरी का अधिकार हो जाएगा। लेकिन इस घटना ऐसा कुछ वास्तव में हुआ भी है या नहीं, इसकी सत्यता जांचने के लिए मालदेव ने अपने कुछ सैनिकों को, गुप्तचरों को और जैता और कूपा के शिविर में भेजा, यह जानने के लिए कि क्या वास्तव में ये घटना सही है या गलत है। अब विद्यार्थियों, यहाँ पे मोहन नैणसी ने अपनी ख्यात में एक और बात लिखी है। उसमें ये लिखा है कि जो मेड़ता का शासक था वीरमदेव, वो मालदेव से चिढ़ रहा था और वो शेरशाह सूरी के पक्ष में जा चुका था। बीकानेर का कल्याणमल भी शेरशाह सूरी के पक्ष में जा चुका था। तो वीरमदेव जो था उसने, मतलब नैणसी कहते हैं इस बात को, नैणसी ये कहते हैं कि वीरमदेव ने 20 हज़ार रुपये तो कूपा के पास भिजवाए और एक पत्र में यह लिखा कि कूपा आप 20 हज़ार रुपये के हमारे लिए कम्बल खरीद लेना, और 20 हज़ार रुपये ही जैता के पास भिजवाए और उसको ये भेजा कि आप 20 हज़ार रुपये की तलवारें सिरोही से खरीद लेना, क्योंकि सिरोही की तलवारें प्रसिद्ध थी। अब ये कहकर वो पैसे भिजवाए गए थे, ऐसा नैणसी लिखते हैं। और जब मालदेव के जो राजदूत, जो गुप्तचर थे, उन्होंने जाके जैता और कूपा के शिविरों को खंगाला तो दोनों के शिविर में 20-20 हज़ार रुपये मिले, क्योंकि वो रखे हुए थे वो पैसे। जैता तो सोच रहा था कि मुझे तलवारें खरीदनी है, कूपा सोच रहा था कि मुझे कम्बल खरीदने हैं, किसके लिए, वीरमदेव के लिए। और वहां पे उसके जब दूत आए मालदेव के, उन्होंने देखा कि इनके पास तो पैसे हैं, तो उन्हें पूरा यकीन हो गया कि ये दोनों बिक चुके हैं। और विद्यार्थियों, 4 जनवरी 1544 का दिन था और मालदेव युद्ध शिविर से अपने मुख्य सैनिकों को लेकर और वापस जोधपुर आ गया। जब जैता और कूपा को इस कहानी का पता चला कि मालदेव यहाँ से क्यों गया है, उनको पता चला कि हमारे ऊपर एक कलंक लग चुका है कि हम बिक चुके हैं, शत्रुओं के पक्ष, हम शत्रुओं की तरफ हो गए हैं और हम हमारे मालिक को ही जो शत्रु को सुपुर्द करने की शर्त पर तुल चुके हैं। तो इस प्रकार की बात जब जैता और कूपा को पता चली तो वो चंद सैनिकों के साथ ही, मुश्किल से 10-1 हज़ार सैनिक थे, उनके साथ ही अगले ही दिन 5 जनवरी 1544 को और शेरशाह सूरी की सेना के ऊपर जमकर टूट पड़े और इतना भयंकर प्रहार किया कि शेरशाह सूरी के छक्के छूट गए। शेरशाह सूरी की हालत पस्त हो गई। शेरशाह सूरी बीच युद्ध में और घुटने टेककर और खुदा की नमाज अदा करने लगा और उससे जीत की फरियाद करने लगा। लेकिन उसी समय अब्बास खां जो सरवानी था, अब्बास खां सरवानी, तो ये बात, हाँ, अब्बास खां सरवानी नहीं, जलाल खां जलवानी नामक शेरशाह सूरी का एक सरदार था। वो, उसके पास कुछ सेना थी, वो सैन्य टुकड़े को लेकर और वो आया और राजपूतों के ऊपर भयंकर प्रहार किया उसने। अब चूंकि राजपूत लड़ते लड़ते दोपहर का समय हो गया था, थक चुके थे, पूर्ण रूप से थके हुए थे, और उन थके हुए सैनिकों के ऊपर और जलाल खान जलवाली ने अपनी सेना सहित भयंकर प्रहार किया और उस प्रहार में साथियों जैता और कूपा वीरोचित भांति वीरगति को प्राप्त हुए। और इस प्रकार से पूरा मैदान जो था वो गिरिसुबेल का मैदान शेरशाह सूरी के पक्ष में रहा। शेरशाह सूरी जीत गया और शेरशाह सूरी ने जीत के बाद यह कहा कि खैर हुई अल्लाह की,
कि मैं जीत गया, वरना एक मुट्ठी भर बाजरी के खातिर मैंने हिंदुस्तान की बादशाहत खो दी होती। ये कहानी थी पूरे प्यारे साथियों गिरी सुमेल के युद्ध की। ये पूरा जो शेरशाह सूरी का मालदेव के साथ संघर्ष होता है वो गिरी सुमेल युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसको जैतारण का युद्ध भी कहते हैं। और इस युद्ध में आखिरकार शेरशाह सूरी की विजय हुई। मालदेव देखता ही रहा और जैता और कुपा खेत हो गए उसी के सामने, उसी की आंखों के सामने, लेकिन मालदेव उनकी रक्षा करने नहीं आया। और उधर जोधपुर की सेना, जोधपुर पर भी और शेरशाह सूरी का अधिकार हो गया। मालदेव भागकर और जो है इधर पाली की ओर निकल गया, सोजत की ओर निकल गया। ये पूरी कहानी थी प्यारे साथियों। तो अब हम जो है इस कहानी को मैं पूरा यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद वैसे 524 दिन मात्र 524 दिन ही शेरशाह सूरी का और जोधपुर दुर्ग पर अधिकार रहा। जोधपुर में वो खवास खां को नियुक्त करके वो दिल्ली चला गया। लेकिन कालिंजर अभियान जब उसने किया शेरशाह सूरी ने, तो 22 मई 1545 को कालिंजर अभियान में एक उक्का नामक आग्नेयास्त्र जब वो चला रहा था, तो वो टकरा के खुद ही के ऊपर आ गया और उसमें वो जल गया और उससे घायल हुआ। और घायल होने के बाद युद्ध शिविर में जाकर लेट गया। वैसे कालिंजर अभियान में शेरशाह सूरी की विजय हुई, जो उसके जीवन का आखिरी अभियान भी था। और जब विजय की सूचना जब उसको शिविर में जाके दी, तो वो खुशी के मारे हंसा और हंसते ही वो परलोक सिधार गया, सल्ट गया। तो ये जो सूचना थी शेरशाह सूरी के मरने की सूचना जब यहाँ पे आई जोधपुर में, तो जोधपुर में खवास खां यहाँ पे शासन था। खवास खां शासक था किसका? शेरशाह सूरी ने नियुक्त कर रखा था। जब दिल्ली में नया सुल्तान बना, तो उस नए सुल्तान को सलाम करने के लिए खवास खां गया दिल्ली। और जैसे ही खवास खां दिल्ली गया, तो मंडोर के मालियों ने और मालदेव को सूचना दी कि मालदेव, जोधपुर दुर्ग खाली है इस समय, जोधपुर का कोई प्रशासक नहीं है। जोधपुर का प्रशासक जो खवास खां शेरशाह सूरी ने नियुक्त किया था वो दिल्ली गया हुआ है। चूंकि दिल्ली में शेरशाह सूरी मर चुका है और उसकी जगह कोई दूसरा सुल्तान बना है, उसको नमन करने वो गया है। तो फिर मालदेव ने जो है वापस जोधपुर पर आक्रमण किया, जोधपुर पर अधिकार कर लिया। तो 524 दिन का ये अधिकार शासन शेरशाह सूरी का जोधपुर पर रहा, वापस मालदेव का हो गया। ये पूरी कहानी थी। तो इस पूरी कहानी को विद्यार्थियों मैंने एक साथ बोल के सुना दिया है आपको। अब मैं इसको जो है निश्चित क्रम से और पॉइंट बाय पॉइंट में लिख देता हूँ, आप भी लिखना। और जो है सारे सवाल आपके ठीक होंगे, ठीक है। जबड़ा दुखने लगा है, लगातार बोल रहा हूँ। चलो, इसका तो काम ही है, कुछ देर काम कर लो तो थक जाता है ना। वैसे भी इंसान के एक मुंह और दो कान होते हैं। क्या अर्थ होता है इसका? सीधा सा अर्थ है, आप जितना सुनते हो उसका आधा ही बोलो, है ना। ऐसा नहीं, ऐसा मत बोलना कभी भी इसको कि आप जितना बोलते हो उसका दूना सुनो, ऐसा नहीं है, ऐसा गलत हो जाएगा। क्योंकि आपने मान लो 13 घंटे बोले हो एक दिन में, तो एक दिन में आप 26 घंटे सुन नहीं सकते। क्यों? क्योंकि एक दिन में होते ही 24 घंटे हैं। लेकिन आपने मान लो पूरे 24 घंटे सुने हैं, तो आप आधे 12 घंटे तो बोल ही सकते हैं, है ना। मैक्सिमम हम यदि संभावना लगाएं तो, है ना। तो जितना हम, और फिर सुनना हमारे जो है बोलना तो हमारे हाथ की बात है, लेकिन सुनना हमारे हाथ की बात नहीं है। मान लो हमने 2 घंटे ही बोले, अब हमें 4 घंटे सुनना है, लेकिन सामने बोलने वाला ही कोई नहीं हो तो हम 4 घंटे कहाँ से सुनेंगे, है ना। लेकिन मान लो हमने सुना 1 घंटे है, अब हमें आधा घंटे बोलना है, तो भले ही कोई सुनने वाला हो नहीं हो, हम अकेले भी बड़बड़ा सकते हैं, अपने गाने गा सकते हैं। जैसे मैं हूँ कहीं भी, बस मन में जच के गाना गाने लग जाता हूँ, अपने बोलने की पूर्ति कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसका अर्थ यही होता है, एक मुंह दो कान, मतलब जितना सुनो उसका आधा बोलो, ठीक है। तो आइए विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं। मैं इसको भी थोड़ा सा मिटाना चाहूँगा और एक बेसिक परिचय मैं यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है। बेसिक परिचय मैं लिखूँगा यहाँ पे, परिचय, है ना। परिचय में हम क्या लिखेंगे विद्यार्थियों? जोधपुर शासक राव गंगा का पुत्र मालदेव
गंगा की मृत्यु के बाद गंगा की मृत्यु के बाद 1532 ईस्वी में शासक बना। 1532 ईस्वी में शासक बना। ठीक है विद्यार्थियों, 1532 ईस्वी में शासक बना। खानवा के युद्ध में भी इसने भाग लिया था, फिर से लिखाने की आवश्यकता नहीं है मैं, क्योंकि गंगा ने भेजा था इसको 4000 की सेना लेकर। ठीक है, तो ये बात हो जाएगी। अब मैं आता हूँ, मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं लिखूंगा। इसको 52 युद्धों का विजेता व हस्मत वाला शासक भी कहा जाता है ना। हस्मत वाला शासक और 52 युद्धों का विजेता भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखो मालदेव के बारे में जब हम राजवंश पढ़ेंगे ना, तब पढ़ेंगे कि इसने कौन कौन से युद्ध जीते, किस किस को पराजित किया, क्योंकि 52 युद्धों का तो मामला है, तो उसमें से कुछ एक युद्ध पढ़ेंगे हम। 4-5 युद्ध बड़े महत्वपूर्ण हैं इसके, उनको हम पढ़ेंगे, लेकिन उसको राजवंश पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। सॉरी, क्योंकि ये हमारा टॉपिक जो है ना विद्यार्थियों, वो ये है राजपूत मुस्लिम संघर्ष, है ना। मतलब राजपूतों का दिल्ली के जो सुल्तान थे या मुगल वंश था, उनके साथ कैसे संघर्ष हुआ, वो टॉपिक चल रहा है हमारा ना। इसलिए हम मजबूर हैं इन दोनों के संबंधित घटनाएं हैं, उन्हीं को ही हम यहाँ पे पढ़ें। अन्य घटना को हम वहाँ राजवंशों में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि मालदेव शेरशाह सूरी संबंध, एक हेडिंग में डाल देता हूँ, सीधी सी बात है। मालदेव शेरशाह सूरी संबंध। ठीक है, तो इस प्रकार से विद्यार्थी मैं डाल देता हूँ। अब इसमें जो है कारण तो क्या ही लिखे हम, कारण तो वही थे बस, महत्वाकांक्षी होना और इसका संदेह था कि मालदेव हुमायूं को सहायता देना चाहता था, है ना। एक ये कारण था, बस यही कारण थे और बहुत अधिक कारण नहीं थे। एक शेरशाह सूरी भी नहीं चाहता था कि कोई शक्तिशाली शासक उसका पड़ोसी बना रहे, है ना। तो इन सब कारणों के चलते मैं यहाँ पे लिखूंगा कि विभिन्न कारणों के चलते, है ना। मैं यहाँ पे पेन थोड़ा सा बदल लेता हूँ, और कहानी पूरी मैंने सुना दी है, अब मैं सीधा लिखता जाता हूँ, आपको समझ में बात आ जाएगी। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे हम लिखेंगे शुरुआत करते हैं हम 1540 ईस्वी से। 1540 ईस्वी में शेरशाह दिल्ली का शासक बना। इस समय मारवाड़ में राठौड़ शासक मालदेव का शासन था। इस समय मारवाड़ में राठौड़ शासक मालदेव का शासन था। दोनों ही महत्वाकांक्षी थे, इसलिए दोनों ही शासक महत्वाकांक्षी थे। इस कारण दोनों के मध्य युद्ध होना अवश्यंभावी था। दोनों के मध्य युद्ध होना अवश्यंभावी था। अतः शेरशाह ने 80,000 सेना के साथ 80,000 सेना के साथ
मालदेव पर चढ़ाई की, मालदेव पर चढ़ाई की, है ना, मालदेव पर चढ़ाई की। लेकिन ये उत्तर वाले डीडवाना होते हुए ये आया, है ना, डीडवाना से होते हुए, है ना, दिल्ली से फतेहपुर सीकरी से और डीडवाना होते हुए बाबरा नामक स्थान पर, और शेरशाह सूरी की सेना व शेरशाह सूरी ने अपना पड़ाव डाला, है ना। मैं यहाँ पे लिखूंगा आगे, दिल्ली से फतेहपुर सीकरी होता हुआ डीडवाना के रास्ते अजमेर से 80 मील दूर, डीडवाना के रास्ते अजमेर से 80 मील दूर बाबरा, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना विद्यार्थियों, बाबरा नामक स्थान पर सेना सहित पड़ाव डालता है, सेना सहित पड़ाव डालता है। सॉरी, ठीक है विद्यार्थियों, तो ये बाबरा नामक स्थान पर और शेरशाह सूरी जो है सेना सहित अपना पड़ाव डाल देता है। इसकी सूचना जब मालदेव को लगी, कुंपा ने इसकी सूचना दी थी, ठीक है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है विद्यार्थियों, कुंपा ने ही दी थी, यदि कुंपा नहीं होगा तो जैता होगा। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ अभी कि जैता था या कुंपा था, लेकिन जितना मुझे याद आ रहा है कि कुंपा ने सबसे पहले मालदेव को ही यह सूचना दी थी कि शेरशाह ने और आपके ऊपर चढ़ाई करने के लिए सेना सहित अभियान किया है, ठीक है। यदि कुंपा नहीं होगा, जैता होगा, तो मैं अगली क्लास में बदलवा दूंगा, वरना आप इसे ही सही मानना जो मैं अभी लिखवा रहा हूँ, ठीक है। तो आगे हम लिखेंगे, कुंपा ने, ये जैता और कुंपा मालदेव के सेनापति थे, है ना। कुंपा ने सर्वप्रथम मालदेव को यह सूचना दी कि शेरशाह सूरी अभियान करने मारवाड़ आ गया है, मारवाड़ आ गया है, ठीक है, मारवाड़ आ गया है। मालदेव भी कुछ कम नहीं था, मालदेव भी अपनी सेना सजाकर अतः मालदेव भी अपनी सेना सजाकर और गिर्री या गिरी नामक स्थान पर, है ना, दोनों ही नाम मिलते हैं, गिरी या गिरी नामक स्थान पर पड़ाव डालता है, ठीक है। इस प्रकार से दोनों ओर से और अपनी अपनी सेना के जो है पड़ाव डाल दिए गए विद्यार्थियों। ध्यान रखना, ये 1500 और 44 की बातें हैं, ठीक है। अभी सन में लिखा दूंगा आगे, ठीक है। ये पड़ाव डाल दिए। 1 माह तक दोनों पक्षों से कोई आक्रमण नहीं हुआ। आगे हम लिखेंगे 1 माह तक दोनों पक्षों से कोई
कोई आक्रमण नहीं हुआ, नहीं हुआ। तब शेरशाह ने, तब शेरशाह सूरी ने छल कपट का सहारा लिया, छल कपट का सहारा लिया। वे, अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा, पूरी कहानी नहीं लिखूंगा जो मैंने आपको बोल के सुनाई है ना। वे दो जाली पत्र लिखकर, दो जाली पत्र लिखकर मालदेव व उसके, मालदेव व उसके सेनापति, मालदेव व उसके सेनापति जैता व कूपा के मध्य फूट पड़वा दी, है ना। मालदेव और जैता व कूपा के मध्य फूट पड़वा दी। किसने? शेरशाह सूरी ने, दो पत्र लिखकर। पत्र की क्या कहानी थी, अब वो कहानी हमें नैणसीरी ख्यात से मिल जाती है ना। ठीक है, यह जानकारी कहाँ से मिलती है, मैं ब्रैकेट में लिखना चाहूँगा नैणसीरी ख्यात, है ना। नैणसी लिखते हैं, नैणसीरी ख्यात में ये कहानी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा नैणसीरी ख्यात के अनुसार, है ना, नैणसीरी ख्यात के अनुसार। ठीक है, नैणसीरी ख्यात के अनुसार यह जानकारी मिलती है। अब इस कारण शेरशाह सूरी, इस कारण मालदेव जो है बिना लड़े ही 4 जनवरी और 1544 को मैदान छोड़ के और जोधपुर वापस लौट जाते हैं। अतः मालदेव संदेह के आधार पर, संदेह के आधार पर 4 जनवरी 1544 ईस्वी को वापस जोधपुर लौट गए, वापस जोधपुर लौट गए। ठीक है, अब मैं अगली स्लाइड पे लिखूंगा विद्यार्थियों, किस प्रकार से जब इसकी सूचना जब जैता और कुंपा को मिली तो वो 5 जनवरी के दिन ही और शेरशाह सूरी पर टूट पड़े, है ना, और रणखेत हो गए। वो घटना मैं लिखूंगा अगली स्लाइड पे, आप इसको उतारें और मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो विद्यार्थियों अब आप हेडिंग डाल दें यहाँ पे। वैसे तो हेडिंग डालने की जरूरत नहीं है, ये शेरशाह, ये मतलब ग्रीष्मेल का युद्ध ही चल रहा है, उसका ही पूरा घटनाक्रम हमने पूरा पढ़ा है। और शेष बात और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और इसी के साथ ही आज की क्लास को हम खत्म कर देंगे, बहुत अधिक नहीं है। अब हम लिखेंगे यहाँ पे आगे की बात लिखेंगे विद्यार्थियों कि जैसे ही मालदेव के लौटने की सूचना, जैसे ही मालदेव के लौटने की सूचना और किसको मिली, जैता व कूपा को मिली, लौटने की सूचना जैता व कूपा को मिली, जैता व कूपा को मिली, तब उन्हें पता चला, तब उन्हें पता चला कि हमारे माथे पर विश्वासघात का कलंक लग चुका है, हमारे माथे पर, और किसका? विश्वासघात का कलंक लग चुका है। अतः
इस कलंक को धोने के लिए, इस कलंक को, अतः इस कलंक को धोने के लिए दोनों वीर सपूत चंद सैनिकों के साथ और शत्रु सेना पर टूट पड़ते हैं। इस कलंक को धोने, इस कलंक को धोने के लिए, धोने के लिए, ये इम्पोर्टेंट है, ये डेट ध्यान रखना, 5 जनवरी 1544 ईस्वी। ध्यान रखना, ये सवाल पूछ लेते हैं, सन पूछ लेते हैं यहाँ पे। 5 जनवरी 1544 ईस्वी को शेर शाह की सेना पर, शेर शाह की सेना पर आक्रमण कर देते हैं, है ना। शेर शाह की सेना पर आक्रमण कर देते हैं। दोपहर तक राजपूतों ने मुस्लिम सेना के छक्के छुड़ा दिए, है ना। दोपहर तक राजपूतों ने मुस्लिम सेना के छक्के छुड़ा दिए, मतलब बुरी तरीके से छकाया था, छक्के छुड़ा दिए, मगर तभी, ये नाम इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, जलाल खां जलवानी एक सैन्य टुकड़ी के साथ, जलाल खां जलवानी ये कौन था, शेर शाह का सेनापति था ना, शेर शाह का सेनापति था ये, है ना, जो अभी आया नहीं था। जलाल खां जलवानी एक सैन्य टुकड़ी के साथ युद्ध में शामिल हुआ। इस कारण जैता व कुंपा वीरोचित लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, वीरगति को प्राप्त हुए, है ना। इस युद्ध को जैतारण या ग्रीसुमेल का युद्ध कहा जाता है, जिसे शेर शाह ने जीता। ठीक है विद्यार्थियों, जिसे शेर शाह ने जीता। तो ये घटना थी विद्यार्थियों। इस प्रकार से जो है शेर शाह सूरी और जोधपुर पे भी अधिकार कर लेता है, और वो जो है क्या नाम से मालदेव जो था वो भाग जाता है ना। इस प्रकार मैं आगे लिखूंगा, मैं इस कलर का पेन इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। इस प्रकार शेर शाह का जोधपुर दुर्ग, कौन सा दुर्ग है जोधपुर में, आप बताइए कमेंट करके, किस पहाड़ी पे बना है ये भी बताइए। जोधपुर दुर्ग पर अधिकार कर लेता है, है ना, तथा यहाँ का प्रशासक खवास खां को बनाता है। खवास खां, ये इम्पोर्टेंट नाम है, ध्यान रखना, खवास खां को बनाता है, ठीक है।
तो ये था विद्यार्थियों, यहाँ पे कुछ एक मस्जिद भी बनवाई थी, है ना। यहाँ शेरशाह ने मस्जिद भी बनवाई थी, है ना, मस्जिद भी बनवाई थी, है ना। यहाँ पे शेरशाह ने मस्जिद भी बनवाई थी। अब इसके बाद क्या हुआ कि कालिंजर अभियान 1545 में इसने किया और 22 मई 1545 को एक आग्नेयास्त्र नामक एक अस्त्र चला रहा था शेरशाह सूरी। तो वो कहते हैं कि टकरा कर वापस इसी के पास में आ पड़ा और वो फट गया। वो बम टाइप का था और उसकी वजह से ये बुरी तरीके से घायल हो गया। युद्ध शिविर में ले जाके इसको लेटा दिया। इसकी सेना लड़ रही थी और अंततः सेना ने कालिंजर को जीता। लेकिन जीतने की जब सूचना इसको आगे दी तो फिर सूचना सुनकर ये मर गया, है ना। तो उसके बाद फिर वापस मालदेव का जोधपुर पर अधिकार हो जाएगा। तो ये बात मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। कालिंजर अभियान मैं शॉर्ट में लिखूंगा, यहाँ पे पूरी बात नहीं लिखूंगा। कालिंजर अभियान के दौरान शेरशाह की 22 मई 1545 ईस्वी को मृत्यु हो गई। तब दिल्ली में नया शासक बना। उसे सलाम करने हेतु जोधपुर से खवास खां गया, दिल्ली गया, है ना। जोधपुर से खवास खां दिल्ली गया। अब दिल्ली जब चला गया तो जोधपुर खाली हो गया। जोधपुर में कोई प्रशासक नहीं बचा, है ना। जब जोधपुर में कोई प्रशासक नहीं बचा तो यह सूचना मंडोर के मालियों ने और किसको दी, मालदेव को दी। मालदेव वापस जो है जोधपुर पर अधिकार कर लेगा, है ना। दिल्ली गया। इसकी सूचना मंडोर के मालियों ने, देखो माली कितने काम के होते हैं ना। मंडोर के मालियों ने, एक माली मैं हूँ जो आप लोगों के लिए और इतिहास की सूचना को दे रहा हूँ, और वहाँ पे जोधपुर की सूचना जो है शेरशाह को मालदेव को दी थी मंडोर के मालियों ने, है ना। और एक माली मैं हूँ, ठीक है। गजब है ना। मंडोर के मालियों ने मालदेव को दी। मंडोर के मालियों ने मालदेव को दी। मालदेव ने जोधपुर पर पुनः अधिकार कर लिया। ये करीब विद्यार्थियों 1546 की बात थी लगभग, है ना। 1546 आ गया था, तब तक की बात थी, है ना। इस प्रकार से जो है शेरशाह सूरी का जोधपुर पर अधिकार जो रहा वो कुल 524 दिन का रहा था। 524 दिन का रहा, फिर वापस मालदेव का हो गया, ठीक है। तो ये पूरी कहानी थी विद्यार्थियों मालदेव की, आप इसको उतारें। और इस प्रकार से मालदेव वापस जो है जोधपुर का शासक बनता है। मालदेव के बारे में आपने सुना होगा कि इसने जो है करीब जो है 25 रानियां इसकी थी, 12 पुत्र थे, है ना। 52 युद्धों का विजेता। अब देखो 25 रानियों में एक रानी का तो आपने नाम सुना होगा, रूठी रानी, जो जैसलमेर के लूणकरण की पुत्री थी उमादे। उसकी शादी मालदेव से हुई थी और वो अपनी शादी की पहली ही रात, जिस रात वो जोधपुर आई, उसी रात मालदेव से रूठ के और वो चली गई और अजमेर के
एक महल में, कहते हैं तारागढ़ दुर्ग में जाके रही, और वो इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। और वहाँ पे मालदेव ने खूब इसकी प्रतीक्षा की कि हाँ वो आएगी आएगी आएगी, लेकिन वो रूठी रानी कभी नहीं आई इसके पास। और इसने बाद में ईसरदास को भेजा भी था मनाने के लिए रानी को, और लेकिन वो नहीं मना पाया। मतलब मना तो लिया था, शायद आशा बारहट को भेजा था या ईसरदास को भेजा था। जब मैं राजवंश पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा ना। इस संबंध में विद्यार्थियों एक लाइन मैं सुनाना चाहूँगा आपको, मैंने लिखी थी किस प्रकार से मालदेव उसकी प्रतीक्षा में था, रूठी रानी की प्रतीक्षा में। तो मालदेव कह रहा है, वो गुजरी हुई बातें हमें तो रोज सताती हैं, जब भी याद आती हैं मेरे तन को खाती हैं। आने का तुम्हारे हम रास्ता रोज तकते हैं, आने का तुम्हारे हम रास्ता रोज तकते हैं, मगर आते नहीं हो तुम, तुम्हारी याद आती है, मगर आते नहीं हो तुम, तुम्हारी याद आती है। तो विद्यार्थी इस प्रकार की लाइनें मैं लिख लेता हूँ मालदेव और उमादे को लेकर मैंने ये बात लिखी। कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। आगे का पक्ष अगली क्लास में सुनाऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।